इस नई और बेहद दिलचस्प विस्तृत चर्चा में स्वागत है। हम आज हमारे पास जो अध्ययन सामग्री और किताबें हैं वे मतलब वाकई हमारे रोजमर्रा के जीवन को और हमारी सोच को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती हैं। बिल्कुल। और आज हम मुख्य रूप से चार्ल्स डुहेग की बहुत ही मशहूर और प्रभावशाली किताब द पावर ऑफ हैबिट के अंदर गहरा गोता लगाने वाले हैं। हाँ, आदत का विज्ञान और पहचान बदलने का मार्ग। और इसके साथ ही हमारे पास कुछ ऐसे शोध भी हैं जो इस बात का खुलासा करते हैं कि आज की इस तेज तर्रार डिजिटल दुनिया में हमारा जुड़ाव कैसे काम करता है। मतलब कोई भी डिजिटल सामग्री रातों रात कैसे फैल जाती है, लोग उससे कैसे जुड़ते हैं। एकदम सही। तो आज का हमारा सबसे बड़ा मिशन ये समझना है कि हमारी जिंदगी हमारे बड़े बड़े और सोच समझकर लिए गए फैसलों से उतनी नहीं चलती जितनी हमारी छोटी छोटी रोजमर्रा की अदृश्य आदतों से चलती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, क्योंकि आम तौर पर समाज में ये धारणा बहुत गहरी है कि जीवन में सफल होने के लिए बड़े बड़े लक्ष्यों का होना बहुत जरूरी है। अरे हाँ, नए साल के संकल्प और ना जाने क्या क्या। हाँ, लेकिन आज की हमारी ये चर्चा एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां करती है। लक्ष्य क्या है ये मायने नहीं रखता, बल्कि हर रोज दोहराई जाने वाली आदतें क्या है ये असल बात है। क्योंकि जो काम रोज किया जाता है इंसान अंततः वही बन जाता है। चलिए इसे समझते हैं, आखिर ये आदतें काम कैसे करती हैं। तो इसके पीछे पूरा का पूरा न्यूरोलॉजिकल ढांचा है। दिमाग के अंदर ऐसा रासायनिक बदलाव होता है कि कोई साधारण सा काम, जैसे सुबह उठकर सबसे पहले फोन देखना, हमारी इतनी पक्की आदत बन जाती है कि हम उसे बिना किसी सचेत सोच के करने लगते हैं। बिल्कुल एक रोबोट की तरह। हाँ, इस पूरी प्रक्रिया को चार्ल्स डुहिग ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से हैबिट लूप यानी आदत के चक्र के रूप में परिभाषित किया है। ये किसी भी आदत के निर्माण का सबसे बुनियादी सिद्धांत है। तो इस चक्र के हिस्से क्या क्या होते हैं? इसके मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं। पहला है क्यू यानी संकेत, दूसरा है रूटीन यानी क्रिया, और तीसरा है रिवॉर्ड यानी इनाम। संकेत, क्रिया और इनाम। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है हमारे दिमाग की बनावट। अच्छा। हाँ, हमारे दिमाग के मध्य भाग में एक हिस्सा होता है जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। जब हम कोई नया काम सीखते हैं तो दिमाग का आगे का हिस्सा बहुत सक्रिय होता है। मतलब हम बहुत ध्यान लगाते हैं। सही कहा। लेकिन दिमाग बहुत ही आलसी या कहें तो ऊर्जा बचाने वाला अंग है। जैसे ही हम उस काम को बार बार करते हैं, दिमाग उस पूरी प्रक्रिया को एक पैकेज में बदलकर इसी बेसल गैंग्लिया में स्टोर कर देता है। जरा रुकिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आदतें असल में दिमाग का वो तरीका है जिससे वो अपनी ऊर्जा बचाता है। बिल्कुल। विकासवाद के नजरिए से देखें तो ये ऊर्जा बचाने का बेहतरीन तरीका है। इसके बाद निर्णय लेने वाला हिस्सा काम करना बंद कर देता है और हम ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं। यानी दिमाग लगातार ये कोशिश कर रहा है कि उसे कम से कम सोचना पड़े। ये तो बहुत ही शानदार डिजाइन है। डिजाइन तो शानदार है, लेकिन यहीं पर समस्या भी शुरू होती है। बेसल गैंग्लिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो आदत हम डाल रहे हैं वो हमारे लिए अच्छी है या बुरी। वो सिर्फ पैटर्न को पहचानता है, और वो पैटर्न उसी हैबिट लूप से बनता है। हाँ, सबसे पहले एक संकेत मिलता है। ये संकेत कोई समय हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, या कोई खास भावना हो सकती है। जैसे ही वो संकेत मिलता है, दिमाग तुरंत उस क्रिया को शुरू कर देता है। और अंत में आता है इनाम, जो दिमाग को ये बताता है कि ये चक्र भविष्य में याद रखने लायक है या नहीं। बिल्कुल सही। तो क्या हम इसे किसी रोजमर्रा के उदाहरण से समझ सकते हैं, ताकि ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए कि ये संकेत, क्रिया और इनाम का खेल हमारी आम जिंदगी में कैसे चल रहा है? हाँ, चलिए उस उदाहरण पर गौर करते हैं जो आजकल बहुत ही आम है। मान लीजिए दोपहर के 3 बज रहे हैं और काम करते करते बहुत ज्यादा मानसिक तनाव या बोरियत महसूस हो रही है। अक्सर ऐसा होता है। तो यहाँ समय और बोरियत की भावना दिमाग के लिए एक संकेत या क्यू का काम करती है। इस बोरियत से खुद को दूर करने के लिए कोई व्यक्ति अपना मोबाइल उठाता है और सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू कर देता है। और ये मोबाइल स्क्रॉल करना रूटीन या क्रिया हो गई? एकदम सही। थोड़ी देर तक रंग बिरंगी तस्वीरें देखने के बाद दिमाग को एक डोपामाइन हिट मिलता है। एक तरह की फौरी राहत महसूस होती है। और वो जो सुकून मिला वो उसका इनाम है। हाँ, यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि ये चक्र सिर्फ इन 3 चीजों तक सीमित नहीं रहता। चार्ल्स डुहिग की रिसर्च एक चौथे और सबसे खतरनाक तत्व की बात करती है, लालसा
या तड़प। तड़प मतलब क्रेविंग। हाँ, जब ये चक्र बार बार दोहराया जाता है तो दिमाग उस इनाम की पहले से ही उम्मीद करने लगता है। अच्छा, तो जैसे ही दोपहर के 3 बजते हैं दिमाग में उस डोपामिन की लालसा पैदा होने लगती है। बिल्कुल, ये लालसा इतनी मजबूत होती है कि ये व्यक्ति को वो क्रिया करने पर मजबूर कर देती है। यह बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर ये आदत का चक्र इतना ही मजबूत है और दिमाग की गहराइयों में स्टोर हो चुका है, तो फिर इस चक्र को तोड़ा या बदला कैसे जाए? ये द पावर ऑफ हैबिट का सबसे बड़ा नियम है। इसे आदतों को बदलने का स्वर्गिम नियम कहा गया है। ये स्पष्ट करता है कि किसी पुरानी आदत को पूरी तरह से मिटा देना लगभग असंभव है, लेकिन उसे बदला जरूर जा सकता है। तो हम ट्रिगर को नहीं रोक सकते? नहीं, हम संकेत को और इनाम को आसानी से नहीं बदल सकते। तनाव आना स्वाभाविक है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। और उस तनाव से राहत पाने की जो दिमाग की चाहत है, उसे भी नहीं छीन सकते। तो फिर बचता क्या है? बचती है बीच की क्रिया। जब तनाव महसूस हो, जो कि हमारा संकेत है, तो मोबाइल स्क्रॉल करने की पुरानी क्रिया के बजाय कोई नई क्रिया अपनाई जा सकती है। जैसे अपनी डेस्क से उठकर बाहर 5 मिनट टहलने चले जाना। हाँ, या किसी सहकर्मी से बात कर लेना। टहलने से भी दिमाग को एक तरह की शांति महसूस होती है। अगर टहलने से मिलने वाला सुकून बिल्कुल वैसा ही है जैसा मोबाइल देखने से मिलता था, तो आदत का चक्र सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है। तो असल में हम दिमाग के साथ एक तरह की सौदेबाजी कर रहे हैं। हमने उसे उसका ट्रिगर दिया, उसे जो इनाम चाहिए था वो भी दिया, बस बीच का जो काम था उसे चुपके से बदल दिया। एकदम सटीक विश्लेषण। दिमाग को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि क्रिया क्या है। उसकी पूरी दिलचस्पी सिर्फ उस डोपामाइन में होती है। जब इनाम वही रहता है तो दिमाग बहुत आसानी से नई आदत को स्वीकार कर लेता है। ये तो हुई किसी एक विशेष आदत को पहचानने और उसे हैक करने की बात। लेकिन जब हम किताब के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें एक और बहुत ही शक्तिशाली विचार का जिक्र है, जिसे कीस्टोन हैबिट्स या आधारभूत आदतें कहा गया है। हाँ, कीस्टोन हैबिट्स आदतों की दुनिया के सुपर हीरो की तरह है। ये मुझे बहुत ही आकर्षक लगा। ये सामान्य आदतों से कैसे अलग है? देखिए, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनका प्रभाव सिर्फ एक व्यवहार तक सीमित नहीं रहता। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती हैं और बाकी सभी आदतों को भी बदल कर रख देती हैं। क्या हम इस डोमिनो इफेक्ट को समझने के लिए कुछ विशिष्ट उदाहरण ले सकते हैं? जरूर। किताब में जो सबसे प्रमुख उदाहरण है वो है रोज व्यायाम करने की आदत। जब कोई व्यक्ति रोज व्यायाम करने की आदत डालता है तो शुरुआत में ये सिर्फ एक शारीरिक गतिविधि लगती है। हाँ, बस जिम जाना या दौड़ना। लेकिन रिसर्च दिखाती है कि जो लोग नियमित व्यायाम करते हैं वे अनजाने में ही अपने खान पान को लेकर भी ज्यादा अनुशासित हो जाते हैं। मतलब उन्हें जंक फूड खाने की इच्छा कम होने लगती है। बिल्कुल, वे बेहतर नींद लेने लगते हैं, समय पर सोने लगते हैं, यहाँ तक कि वे अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भी समय पर भरने लगते हैं। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब व्यायाम का क्रेडिट कार्ड का बिल भरने से सीधा कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक कीस्टोन हैबिट व्यक्ति के अंदर छोटी छोटी जीतों का एक सिलसिला शुरू कर देती है। ऐसा लगता है जैसे एक अच्छी आदत में दिमाग में अनुशासन का एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया हो। बिल्कुल सही। सुबह उठकर व्यायाम करने से दिन की शुरुआत में ही जीत का एहसास होता है। ये सुबह अपना बिस्तर खुद ठीक करना या रोज पढ़ना, ये सब कीस्टोन हैबिट्स ही हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इन सभी बातों को एक साथ रख कर देखें तो हमारी पहचान में इच्छा शक्ति यानी विल पावर की क्या भूमिका रह जाती है? यहाँ हम एक बहुत ही गहरी सच्चाई पर आते हैं। इच्छा शक्ति कोई हमेशा रहने वाला गुण नहीं है। ये एक मोबाइल की बैटरी की तरह है। मतलब सुबह जब हम उठते हैं तो ये बैटरी फुल होती है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, हम तनाव झेलते हैं, फैसले लेते हैं, ये बैटरी खर्च होती जाती है। और शायद यही कारण है कि ज्यादातर लोग रात के समय ही अपनी डाइट तोड़कर जंक फूड खाते हैं। एकदम सही, क्योंकि तब तक उनकी इच्छा शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है। जरा रुकिए, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर हम सिर्फ अपने मोटिवेशन के भरोसे नई आदतें बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम पहले से ही हारने का खेल खेल रहे हैं। बिल्कुल, और यही वो जगह है जहां सिस्टम या व्यवस्था की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक ऊपर नहीं उठते, बल्कि आप अपने बनाए गए सिस्टम के स्तर तक नीचे गिर जाते हैं। एक मजबूत सिस्टम बनाना, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है अपने आसपास के माहौल को ऐसे डिजाइन करना जहां सही आदत अपनाना बहुत ही आसान हो जाए और गलत आदत को दोहराना बहुत मुश्किल हो जाए। ये सिस्टम वाली बात बहुत ही तार्किक लग रही है। इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करते हैं? मान लीजिए सुबह दौड़ने जाने की आदत डालनी है,
तो सिर्फ अलार्म लगाकर इच्छा शक्ति के भरोसे सोना काफी नहीं है। सिस्टम ये होगा कि रात को ही अपने दौड़ने वाले कपड़े और जूते बिस्तर के ठीक बगल में निकाल कर रखते हैं। इससे सुबह उठकर कपड़े ढूंढने का संघर्ष खत्म हो जाता है। हाँ, और अगर रात में देर तक मोबाइल देखने की बुरी आदत छोड़नी है तो मोबाइल का चार्जर बेडरूम में रखने के बजाय घर के किसी दूसरे कमरे में लगा दिया जाए। जब फोन बेडरूम में होगा ही नहीं तो उसे देखने के लिए उठकर दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा, जो कि एक मुश्किल काम है। दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है। मतलब हमें अपने ही दिमाग को आउटस्मार्ट करना है। अब अगर हम इसी सिस्टम वाली बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो मुझे अचानक से ये एहसास हो रहा है कि आज के स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी तो बिल्कुल यही कर रहे हैं। हाँ, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपने बिल्कुल सही कड़ी जोड़ी है। क्या ये डिजिटल दुनिया भी हमारे इसी हैबिट लूप को हैक करके हमारे लिए एक ऐसा सिस्टम नहीं बना रही है जहां स्क्रीन से चिपके रहना सबसे आसान काम हो गया है? बिल्कुल बना रही है। आज के इस डिजिटल इकोनॉमी को अटेंशन इकोनॉमी कहा जाता है। टेक कंपनियों के पास ऐसे इंजीनियर हैं जिनका एक ही काम है, यूजर्स के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां डिजिटल सामग्री का उपयोग एक स्वचालित आदत बन जाए। तो क्या डिजिटल दुनिया में भी ये संकेत, क्रिया और इनाम का चक्र उसी तरह से काम कर रहा है? हाँ, बल्कि यहाँ ये और भी ज्यादा तेज है। किसी भी ऐप में आने वाला नोटिफिकेशन हमारे दिमाग के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली संकेत का काम करता है। और उस नोटिफिकेशन को खोलना हमारी क्रिया बन जाती है। और वहाँ जो हमें देखने को मिलता है, जैसे किसी दोस्त की तस्वीर या हमारे पोस्ट पर आए हुए लाइक्स, ये सब हमारे दिमाग के लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। ये हमें एक त्वरित डोपामाइन हिट देता है। और क्योंकि ये इनाम इतना अप्रत्याशित होता है, मतलब हमें नहीं पता होता कि अगली बार स्क्रॉल करने पर क्या नया मिलेगा, इसलिए ये एक कसीनो की स्लॉट मशीन की तरह काम करता है। एकदम सही। ये उस लालसा को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और यहीं से डिजिटल सामग्री के प्रसार का विज्ञान शुरू होता है। सामग्री का प्रसार मतलब चीजें वायरल कैसे होती हैं? हाँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने सामग्री को शेयर करना, लाइक करना या सब्सक्राइब करना इतना आसान बना दिया है कि ये एक सामूहिक आदत बन चुका है। जब कोई व्यक्ति किसी अच्छे वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा करता है तो वो असल में अपने समुदाय में एक सूचना प्रदाता के रूप में अपनी पहचान बना रहा होता है। बिल्कुल। जब सामने वाला उस भेजी गई जानकारी की तारीफ करता है तो साझा करने वाले व्यक्ति को एक सामाजिक इनाम मिलता है। और यही डिजिटल जुड़ाव का सबसे असरदार सूत्र है। हाँ, लोग किसी विशेष चैनल या प्लेटफॉर्म से गहराई से जुड़ते हैं और नई जानकारी के लिए बार बार वापस लौट कर आते हैं। ये सब एक बड़े डिजिटल हैबिट लूप का हिस्सा है। आज की इस विस्तृत चर्चा से वाकई दिमाग के कई बंद दरवाजे खुल गए हैं। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें तो वो ये है कि यदि हमें जीवन में बदलाव लाना है तो उसकी शुरुआत पहाड़ों जितने बड़े लक्ष्यों को तय करने से नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों के चक्र को समझने से करनी चाहिए। बिल्कुल, हमें अपने ट्रिगर्स को पहचानना होगा, इनाम को समझना होगा और अपनी क्रिया को हैक करना होगा। साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि हम सिर्फ अपने व्यवहार को नहीं बदल रहे हैं, बल्कि इन छोटी आदतों के जरिए हम अपनी एक नई पहचान गढ़ रहे हैं। हाँ, अगर कोई रोज लिखता है तो वो एक लेखक है, अगर कोई रोज दौड़ता है तो वो एक धावक है। अंततः ये हमारी आदतें ही हैं जो हमारी पहचान बनाती हैं। मोटिवेशन या विल पावर से ज्यादा हमें अपने आसपास एक ऐसा सिस्टम बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो सही काम करना आसान कर दे। और डिजिटल जुड़ाव के विज्ञान से भी हमने यही सीखा कि कैसे ये आदतें एक व्यक्ति से निकलकर पूरे समाज में फैलती हैं। हाँ, ये एक सामूहिक व्यवहार बन जाता है। तो उसी सामूहिक डिजिटल जुड़ाव और अच्छी आदतों के प्रसार के सूत्र को ध्यान में रखते हुए हम अपने सभी सुनने वालों से ये कहना चाहेंगे कि अगर इस विस्तृत चर्चा ने कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक करने, सब्सक्राइब करने और अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा करने की आदत जरूर बनाएं। ये एक ऐसी छोटी सी कीस्टोन हैबिट है जो ज्ञान के प्रसार का एक बड़ा हिस्सा बन सकती है। बिल्कुल। और हमारी अगली विस्तृत चर्चा में नई जानकारियों के साथ फिर से शामिल होने का सिस्टम जरूर बनाएं। तो इस पूरी मनोवैज्ञानिक चर्चा को समेटते हुए क्या आप कोई ऐसा अंतिम विचार छोड़ना चाहेंगी जिस पर हमारे श्रोता खुद से विचार कर सकें? जरूर, क्योंकि हमने आज वैज्ञानिक रूप से ये समझा है कि हमारी रोजमर्रा की छोटी स्वचालित आदतें ही अंततः हमारी पूरी पहचान तय करती हैं। तो हम सबको खुद से ये सवाल
पूछना चाहिए कि हमने अपनी पूरी जिंदगी में अनजाने में ऐसी कौन सी छोटी छोटी आदतें पाल रखी हैं जो आज खामोशी से हमारी एक ऐसी पहचान गढ़ रही हैं जिसके बारे में हमें खुद ही कोई अंदाजा नहीं है।